प्रिय विद्यार्थियों, एचआर सर के क्लासेज में आप लोगों का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। आशा कर रहा हूं मैं आप लोगों से कम इतनी अपेक्षा तो रख सकता हूं कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे, डेडिकेटेड होंगे अपने टारगेट के प्रति, क्योंकि लक्ष्य हमेशा डेडिकेशन से और रेगुलरिटी से प्राप्त होता है। कोशिश हम कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा नॉलेज एग्जाम के अकॉर्डिंग और उसको पिरोते हैं याद करने के पैटर्न में कि इस प्रकार से आप लोग इस टॉपिक को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं आज का जो मेरा टॉपिक आप लोगों के लिए। कौन सा टॉपिक है बोध संगतियां। और बोध संगति जो है, 4 बोध संगतियां हुई हैं। क्या संभावनाएं, क्या प्रश्न उनसे बनता है, तो सभी संभावनाओं को शामिल करते हुए आज का मेरी ये क्लास होगी। अंत तक देखें और याद करें। कोशिश तो मैं खुद करूंगा कि आप लोगों को याद करवा दूं यहीं पर, ठीक है। फिर भी खुद भी कुछ कोशिश करना याद करने की, और कंसंट्रेशन जो है क्लास में रखना, ठीक है। क्योंकि अब आप मेरे सामने नहीं हो और इंटरेक्शन, टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होना जरूरी है। अगर इंटरेक्शन होता तो क्लास का मजा अलग होता। ऑनलाइन क्लासेज हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको लगे नहीं मैं आपसे दूर हूं, आपको लगे कि सर हमारे साथ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा। क्लास नेम इज, टॉपिक इज बोध संगतियां। कौन सा टॉपिक है? बोध संगति है। तो देखिए, पहली मेरी संभावना यह है कि बोध संगति से काल से संबंधित प्रश्न बढ़ते हैं। तो कौन से प्रश्न बढ़ते हैं कि 4 संगतियां मैंने क्रम से लिखी हैं। प्रथम बोध संगति, द्वितीय बोध संगति, तृतीय बोध संगति और चतुर्थ बोध संगति। प्रथम बोध संगति का आयोजन होता है 483 ईस्वी पूर्व में। सब पहले याद करवा रहा हूं पहले की प्रश्न। पहली संभावना यही है कि पूछते हैं कि प्रथम बोध संगति का आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, किस स्थान पर हुआ। तो इस प्रकार सारी संभावनाएं अपने यहां तलाशने की कोशिश करेंगे। यह है पहली बात। और उनकी मुख्य बात क्या थी, ये 5वीं संभावना है। तो देखिए, 483 ईस्वी पूर्व में पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, द्वितीय में 383, तृतीय 250 और चतुर्थ प्रथम सदी में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है 483 ईस्वी पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगति 383 में, चतुर्थ बौद्ध संगति 250, तृतीय बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है 250 या 251। 11th की बुक जो है राजस्थान बोर्ड की, उसमें 251, और वैसे जनरली 250 ईस्वा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। फिर प्रथम सदी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। पहली संभावना याद रखेंगे। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, इसलिए 483 से स्टार्ट कर देंगे इसको। 483, ठीक है, 483 483। तो फिर दूसरी याद हो जाएगी, 100 कम कर देना, 383, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी में हुए 250 या 251, और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम सदी में हुई। कौन सी सदी में? प्रथम सदी में हुई। यह ईसा पूर्व की बात है। दूसरा पॉइंट जो बनता है बौद्ध संगतियों का, वह आता है कि ये किसके शासन कहाँ हुई, ठीक है। तो आप उनके स्थानों का नाम याद करें। तो मैं लिखूंगा यहां पर रावे पाक। कहां हुई, कब हुई, यह हुई, कहां हुई? तो रावे पाक का याद रखेंगे। रावे पाक मतलब पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ राजगृह में। पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में। पहला होता है वही राज करता है। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ वैशाली में, दूसरी वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ कश्मीर में। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ कहां पर हुआ? भी कश्मीर में। तो ये आप ये ध्यान में रखेंगे। 4 बौद्ध संगतियां। रावे पाक याद रह जाएगा। क्या टिप्स बताया कि रावे पाक स्थान है। रावे पाक मैंने स्थान बता दिया है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ किसमें? रावे पाटलिपुत्र में। और चौथा जो है कहां पर हुआ? कश्मीर में हुआ।
ये मेजर पॉइंट्स अपन बता दिया। फिर तीसरी बात अपन पूछते हैं यहाँ पर कि राजगृह जो है, वैशाली है, पाटलिपुत्र है, कश्मीर में, ये एक मोटे पॉइंट हो गए, लेकिन पतले पॉइंट और देखते हैं इनके, कि आप लोगों से इनके स्थान भी पूछ लें तो कौन सी जगह पर, कौन सा बौद्ध का वह स्थान जहां पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, तो वे कौन से स्थान का नाम आप ध्यान में रखेंगे। तो राजगृह में कौन से स्थान पर राज कर रहे हैं? सप्तपर्णी गुहा में, सप्तपर्णी गुहा, ठीक है। राजगृह में कौन से स्थान पर, मतलब कहां हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, किस स्थान पर हुआ, ठीक है। सप्तपर्णी गुहा, ठीक है। 483 राज सप्तपर्णी गुहा में हुआ। कौन सी गुहा में? सप्तपर्णी गुहा, याद रखेंगे, सप्तपर्णी गुहा में। फिर वैशाली में कौन सी जगह है? वेचुलबुग, वेश्या चुलबुग, चुलबुग। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, शायद आप लोगों को दिख नहीं होगा तो मैं बड़ा लिखता हूं, कई बार आ जाता है कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए, तो देखिए चुलबुग या चुलबग भी लिखा आता है, चुलबग, ठीक है। वैशाली में चुलबग नामक स्थान पर, ठीक है। तीसरा जो पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र में हुआ, वहां अशोका रास विहार में, अशोका राम विहार। कौन सा है? अशोका विहार, याद कर लो, याद रह जाएगा, अशोका विहार याद कर लो आप, अशोका विहार। चौथा कहां पर, तीसरा कहां पर हुआ? अशोका विहार। और चौथा कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन, याद रह जाएगा, कश्मीर का कुंडल वन। ये स्थान हो गए हैं कुंडल वन, कुंडवन। चौथा देखो, कश्मीर का कुंडवन नामक स्थान पर आपको याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार उच्चारण करना जरूरी है, बताना जरूरी है दूसरे का। आप पढ़ के छोड़ दिया तो याद नहीं होने वाला है, पढ़ के बता दिया तो याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे भाई आप करेंगे? भाई चौथी बौद्ध संगति कैसे हुई, मन में याद कर लेना यार, हुई कहां पर हुई, कहां पर हुई, कश्मीर में हुई, किस स्थान पर हुई, कुंडल वन में हुई, कब, प्रथम सदी में हुई, ये याद हो गया अगर आपने बता दिया तो, ठीक है। नहीं बताया तो फिर कोशिश करें अपने आप से, अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो दीवार को ही बता दीजिए, जैसे मैं आप लोगों को एक कैमरे को ही बता रहा हूं कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ और कुंडल वन नामक स्थान पर हुआ, प्रथम सदी में हुआ, ठीक है। वापस रिवाइज कर रहे हैं, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटली अशोका विहार में, ठीक है, पाटली अशोका विहार में। कब पाटली? अशोका विहार में पाटली। कौन से विहार में पाटली? भाई कैसे भी याद कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन जोड़ेंगे ना मेमोरी से, तब जाके याद हो जाएंगे। अशोका विहार में पाटली, ठीक है। पाटलिपुत्र के अशोका विहार में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया हमने। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ आपको पता है? देखो इसमें ये भी बता रहा है अशोका, अशोका में क्या आ रहा है? ए, अशोका विहार। तीसरा स्टार्ट हो रहा है अशोका, ठीक है, अशोका विहार। वैसे भी और काफी पॉइंट याद रहेंगे जिससे आप लोगों को क्लू बैठ जाएगा ऑब्जेक्टिव का कि हाँ अशोका विहार में हुआ। कहां पर? पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ पाटली में, और दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली, वे चुलबुग, वेशा चुलबुग, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, वैशाली चुलबुग नामक स्थान पर, ठीक है। फिर राजगृह सप्तपर्णी गुहा में द्वितीय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है, याद हो गए होंगे। पहले अपन ने चर्चा की किसकी, कहां पर, कब हुआ? 483, 383, 250 प्रथम, 483, 383, 250 प्रथम। बोल दीजिए, बोल देंगे तो याद हो जाएगा। दूसरी बार बोलेंगे रावे पाक। कौन सा पाक खाने का इरादा है बौद्ध संगति में? रावे पाक। रावे पाक खाएंगे, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ठीक है, रावे पाक खा लिया। फिर इन पे को पर सप्तपर्णी गुहा, चुलबुग, अशोक विहार और कुंडलवन। कश्मीर का कुंडलवन याद रह जाएगा। फिर इधर अपन चलेंगे पाटली अशोका विहार में, और वैशाली, चुलबुग और राजगृह सप्तपर्णी गुहा याद रह जाते हैं। एक बार थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेंगे तो रुकेंगे पॉइंट पे। तो नेक्स्ट बात देखिए आप, अब तीसरी बात अपन चर्चा करेंगे किसकी, इसमें बौद्ध संगति में मैं फिर वापस लिख रहा हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ।
फिर इस शासक कौन सा था, शासक कौन सा था और किसकी अध्यक्षता में हुई, ये 2 पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है, किसकी अध्यक्षता में हुई। ठीक है, तो आप देखेंगे एक एससी का अशोक था, उसके शासनकाल में ये चारों बौद्ध संगति हुई। एससी का अशोक, इसको कहेंगे हिंदी भाषा में ऐजा का अशोक। कैसे याद करेंगे, मैं पहले इस यहां लिख रहा हूं ऐजा का मतलब होता है एससी, अनुसूचित जाति। ऐजा का अशोक, ऐजा का अशोक। कोई अशोक आपका दोस्त होगा, अगर वह एससी में आता है तो ये आपको 4 बौद्ध संगतियां याद हो जाएंगी। ऐजा का अशोक, क्या हो जाएंगी, ऐजा का अशोक। पहली बौद्ध संगति कब हुई, यानी किसके शासनकाल में, शासन कौन था, तो मैं बताऊं, देखो ऐजा से हो गया अजात शत्रु, क्रम से अगर याद कर लेंगे अजात शत्रु, का से आप याद कर लेंगे कालाशोक, अजात शत्रु कालाशोक। ठीक है, तीसरी में अशोक खुद आ जाएगा, अशोक, और चौथी में अशोक के पीछे लगा हुआ है कनिष्क। कौन सा आ जाएगा, कनिष्क। अगर आपका फ्रेंड एससी का अशोक है कोई, तो 4 बौद्ध संगतियां के शासक आप लोग याद कर रहे हो उसके नाम से, आप कहेंगे ये ऐजा का अशोक है। वैसे जातिवाद अच्छा नहीं है, और लेकिन फिर भी एक जैसी व्यवस्था है उसके हिसाब से नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। ऐजा का अशोक, ऐजा का अशोक। ऐजा का अशोक का मतलब हो गया अजात शत्रु, का से कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, 4 नाम याद हो जाएंगे। तो लिख देते हैं, आप लोगों को याद हो गए होंगे ऐजा का अशोक। ठीक है, साथ साथ बोल देंगे, सर के साथ बोल देंगे, एचआर सर के साथ बोलते रहेंगे, याद होता रहेगा। शासक कौन से हैं, ऐजा का अशोक। देखो 3 में आपको पता है अशोक, तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, अशोक में। ये देख लो, तीसरी में 3, तीसरी बौद्ध संगति अशोक में में 3 भी लिखा हुआ है कि तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई है। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई है, क्योंकि लिखा कैसे जा रहा है, तीसरी बौद्ध संगति, फिर अशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगति से अशोक बन रहा है, तो आप ध्यान में रखेंगे। और लास्ट में है कै का मतलब हो जाता है कनिष्क। इसका मतलब लास्ट अंतिम बौद्ध संगति जो हुई वह किसके शासनकाल में हुई, कनिष्क के शासनकाल में हुई। अगली बात समझ में, ऐजा का अशोक याद रह जाएंगे। अब ऐजा का से मतलब है काला शोक। एक तो अशोक है और एक काला अशोक है। काला धन अशोक, काल धन अशोक, ऐसे हो जाएगा ना, काल धन अशोक। दूसरी बौद्ध संगति में अशोक भी मिला हुआ है, काला शोक है, काला शोक। ठीक है, काला शोक किसमें आ रहा है, द्वितीय बौद्ध संगति में। काला शोक और गोरा शोक, तीसरी में गोरा शोक आ गया और चौथी में कनिष्क आ गया है। पहली में आ गया अजात शत्रु। कौन सा आ रहा है, अजात शत्रु। अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क याद रह जाएंगे। क्योंकि जो फर्स्ट बार जीके रीड कर रहा है वो उसको मजबूती प्रदान करना जरूरी है। जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनको भी मेमोरी में अगर फीड होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में फीड नहीं होता है, क्योंकि गुरुजी प्रयास नहीं करते कि फीड हो जाए। ठीक है, तो हम प्रयास करें आप लोगों के सामने। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क याद रह जाएगा। अब इनके अपन वंश भी साथ साथ याद कर लेते हैं, फिर अध्यक्ष और देख लेंगे। वंश, अजात शत्रु कौन से वंश का है, अजात। हर एक अजात है, अजात शत्रु है। आप कहते हैं ना अजात शत्रु, अरे अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु जन्मा ही नहीं हो, तो अजात शत्रु है। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अजात शत्रु है, ये भी मान सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति अपना शत्रु है, क्यों है नहीं, लेकिन मान सकते हैं भाई अपना शत्रु कहाँ, किसी में किसी रूप में भी आ जाए तो शत्रु होता है, उसको अजात शत्रु अपन मान सकते हैं। तो क्या होगा, अजात शत्रु में हर एक वंश, हर्यक वंश जो है, अजात शत्रु का वंश कौन सा है, हर्यक वंश है। हर्यक वंश कौन सा है, किसका है, अजात शत्रु का है। तो फिर नेक्स्ट काला शोक है। काला शोक बड़ा शिशु है, शिशु नाग वंश। नाग जो है, मैं आपको पता है शिशु काला होता है, तो शिशु नाग वंश, काला नाग। काला शोक किस वंश का है, शिशु नाग वंश का है। काला शोक शिशु नाग वंश का। अशोक के बारे में सबको पता है, अशोक कौन से वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है।
कौन से वंश से संबंधित हैं? मौर्य वंश से संबंधित हैं। और कनिष्क राशि मिलती है कुषाण। देखो चौथी बोध संगति में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए याद करने में, ठीक है। अशोक, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगर आप शुरू से जीके अपना पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। और अगर शुरू ही कर रहे हैं किसी क्लास से तो पिछले वाली वीडियो जरूर सुन लेना, ताकि आप लोगों को दया हो जाए। दया का मतलब याद हो जाए। अशोक मौर्य वंश और कनिष्क कुषाण। देखो चौथी बोध संगति में कनिष्क, कुषाण, कुंडलवन, कश्मीर सारे कई आ रहे हैं, है ना। कनिष्क के काल में कुषाण वंश का था और कुंडलवन में हुई, ठीक है, और कश्मीर में हुई। तो सारे सारे इसी में भर गए। सारे नाम कैसे स्टार्ट होते हैं? कौन सी में? चतुर्थ बोध संगति में। सारे नाम कैसे से स्टार्ट हो रहे हैं? किसके शासन काल में हुई? कनिष्क के शासन काल में हुई। किस स्थान पर हुई? कुंडलवन में हुई। कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का था। कहाँ हुई? कश्मीर में हुई। कश्मीर, कुंडलवन, कनिष्क, कुषाण, चार क्या तो इसमें आ गए, तो याद करने में कहाँ बुराई है भाई। चतुर्थ बोध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुषाण वंश का था, कश्मीर में हुई, कश्मीर के कुंडलवन में हुई, ठीक है। और इधर मैंने बता दिया दोबारा, ऐजा का अशोक याद रह जाएगा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश से संबंधित है। अब इनकी अपन चर्चा करते हैं। किसकी अध्यक्षता में हुई? ये शासन काल में हुई। ध्यान में रखना इस पॉइंट को, पॉइंट टू बी नोटेड, कि दोनों प्रश्न पूछेंगे, आप लोग गलती मत करना। अगर गलती कर दी तो आपकी मेहनत जो है वह बेकार। आप ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा निकालें मेरी क्लास के बाद, और कोशिश करें कि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। है नहीं है, सुमेलित करने में भी आप ध्यान में रखें, जल्दीबाजी नहीं करें। अगर आपने पढ़ाई की है तो मेच्योरिटी के साथ एग्जाम दें। देखिए तैयारी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेच्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बैठे तो एकदम धैर्य पूर्वक बैठे, हाँ आई एम रेडी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम दें। हर्यक है, शिशुनाग वंश है, मौर्य वंश है और कुषाण वंश है, याद हो जाएगा। अध्यक्षता देख लीजिए, इसमें महासबक मोगली वसु, महासबक मोगली वसु, महासबक मोगली वसु, महासबक मोगली वसु। महासबक, बहुत महासबक मिलेगा। अगर आप बोध संगति भी याद नहीं कर पाए तो महासबक मिलेगा। महासबक मोगली वसु, महासबक मोगली वसु। नाम दिख जाए, महा से शुरू हो रहा है, महाकच्छा नहीं महाकश्यप याद होना चाहिए। महाकश्यप और सबक मीर, महासबक मोगली वसु याद रह जाएगा। एक बार और बोल देता हूं, महासबक, बोलिए, महासबक मोगली वसु, महासबक मोगली वसु। महा से मतलब क्या है? महाकश्यप है भाई, महाकश्यप। आपको पता है कि यह महाकश्यप जो है, इसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय बना उसको क्या कहते हैं बताइए? महासंघिक दो समुदाय बने। कौन से? महासंघिक और स्थाविर। महासंघिक का नेतृत्व किसने किया? महाकश्यप ने। और महाकच्चायान उसका स्थाविर ने किया था। महाकच्चायान स्थाविर, कच्चा स्थायी तो होता है, याद रखने के लिए है सबका मीर। ठीक, साबक मीर जो है दूसरा अध्यक्षता किसने की है? साबक मीर ने। किसने किया भाई? साबक मीर। तो महासबक की जगह साबक याद लिख लें, साबक मीर। दूसरे बौद्ध संगति का की अध्यक्षता किसने की है? साबक मीर ने। और मोगलीपुत्र तीसरी बौद्ध संगति का मोगलीपुत्र तीस, ठीक है, मोगलीपुत्र तीस किसकी अध्यक्षता की? तीसरी बौद्ध संगति का मोगलीपुत्र तीस लिख रखा है। पुत्र तीस मतलब तीसरी का क्या है? मैंने मोगलीपुत्र साल तीसरी का तीस, मोगलीपुत्र तीस लिखा हुआ आ जाए, मोगलीपुत्र तीस। तो तीस का मतलब है तीसरी, री नहीं लगाया, मोगलीपुत्र तीसरी याद रख लेंगे, मोगलीपुत्र तीस। फिर वसुमित्र, ये वसुमित्र जो है ये अध्यक्ष चौथी बौद्ध संगति का वसुमित्र। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये वसुमित्र जो है ये मित्र कहाँ? कश्मीर में। वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की है। किसने की है भाई? वसुमित्र ने की है। कौन सी बौद्ध संगति की? चतुर्थ बौद्ध संगति की। आखिरी बात समझ में। फिर
एक और उपाध्यक्ष भी था। चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष कौन था, प्रश्न पूछ ले तो वसुमित्र का एक और भाईला है अश्वघोष। अश्वघोष ने अश्वघोष ने क्या किया भाई, अश्वघोष ये दिख रहा होगा आप लोगों को, इसने उपाध्यक्षता की थी। उपाध्यक्ष कौन था चतुर्थ बौद्ध संगति का, तो वह कौन था, अश्वघोष। ध्यान रखना, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, उपाध्यक्ष अश्वघोष, अध्यक्ष वसुमित्र। ये आप लोग मुख्य काफी सारे प्रश्न आपने देख लिए, लगभग 16 प्रश्न आप लोगों ने स्टडी किए हैं इस क्लास से। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की और चर्चा करूंगा कि जो बौद्ध संगतियों से संबंधित हैं, कोशिश करूंगा आप लोगों को याद हो जाए। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति है, कौन सी बौद्ध संगति है पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, अब कई नाम आप लोगों को पहली कंसेप्ट क्लियर खत्म हो गए। प्रथम बौद्ध संगति जो है आपको पता है भाई, चार बौद्ध संगतियां हुई, 483 से स्टार्ट करेंगे, ईसा पूर्व अपन लगा देंगे। 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई भाई प्रथम बौद्ध संगति, बताओ, राजगृह में हुई। राजगृह के किस स्थान पर हुई, सप्तपर्णी गुहा में हुई, सप्तपर्णी गुहा, ठीक है। किसके शासनकाल में हुई, ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई, अजात शत्रु, ठीक है। अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप ने। तो ये 5 नाम है, इनके याद हो गए। 5 प्रश्न आप लोग ध्यान में रखेंगे। 483 ईसा पूर्व राजगृह में, सप्तपर्णी गुहा में, सप्तपर्णी गुहा में, अजात शत्रु इसके शासनकाल में, महाकश्यप की अध्यक्षता में, ठीक है। इस प्रकार से आप लीनियर भी याद रख सकते हैं। मुख्य बात क्या है, मुख्य बात इनकी यह है कि इस बौद्ध संगति का आयोजन जब हुआ तो इसमें बौद्ध महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो नियम हैं, उनका संग्रह किया गया, ठीक है। और 2 पिटक इसमें बनाए गए। कौन कौन से बुद्ध के उपदेश जो थे उनको 2 पिटकों में संग्रहित किया गया। 3 पिटक है, उनमें से 2 पिटक आप ये ध्यान में रखेंगे बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया। सभी में का उद्देश्य मुख्यतः यही था, महात्मा बुद्ध के उद्देश्यों का संग्रह है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है। इन संगतियों में यही हुआ है और इनके आगे से जिसको प्रचार प्रसार की पॉलिसी बनाई गई है, ग्रंथों का संग्रह किया गया है और आचार विचार नियमों का के बारे में विचार विमर्श किया गया है यहाँ पर। तो इन संगतियों का में प्रथम बौद्ध संगति हुई, उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया और 2 पिटक बनाए गए। कौन कौन से, पहला पिटक है सुत्त पिटक। कौन सा पिटक बनाया गया, सुत्त पिटक। और दूसरा पिटक बनाया गया विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक दोनों की का संकलन किया गया। सुत्त पिटक का संकलन किया गया, विनय पिटक का संकलन किया गया। देखो, सुत्त पिटक जो है, बहुत बार प्रश्न आते हैं कि पहले तो यही पूछ लेते हैं कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। जहां पर बौद्ध संगतियों की अपन बात कर रहे हैं तो संभावना यही है कि भाई प्रथम बौद्ध संगति में निम्नलिखित में से कौन से पिटक का संकलन नहीं किया गया बोल रहा हूं, तब आंसर आ जाएगा क्या, अधिधम पिटक। क्यों, क्योंकि 2 पिटक, प्रथम बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों के रूप में संग्रहित किया गया। कौन कौन से हैं, सुत्त पिटक और दूसरा है विनय पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, धर्म सिद्धांत लिखे गए हैं, धर्म सिद्धांतों को संग्रहित किया गया। ये ध्यान रखना, सुत्त पिटक में धर्म सिद्धांत। अरे जो सुत पुत्र पहले किसको कहते थे, ब्राह्मण पुत्र को कहते हैं, और ब्राह्मण पुत्र जो है वो धर्म सिद्धांत की अनुपालना करता है। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे कि धर्म सुत्त पिटक में क्या है, धर्म सिद्धांतों का उल्लेख है। कौन से सिद्धांतों का उल्लेख है, धर्म सिद्धांतों का उल्लेख है। सुत्त पिटक में धर्म सिद्धांतों का उल्लेख है। सुत्त पिटक में किसका उल्लेख है, धर्म सिद्धांतों का उल्लेख है। तो विनय पिटक जो है उनमें आचार नियमों का संग्रह किया गया, आचार नियमों का संग्रह किया गया, ठीक है। और इनके जो प्रमाण इनको माने गए, आनंद व उपाली, या इसको कहेंगे आनंद व उपाली को क्रमशः
आनंद धर्म सिद्धांत का जो प्रमाण माना गया है, ध्यान रखिए, धर्म सिद्धांत का प्रमाण किसको? आनंद को। आप लोगों को पता है आनंद और विनय पिटक का जो प्रमाण माना गया वह है उपालि को। इसका प्रमाण किसको माना गया? विनय पिटक का प्रमाण माना गया उपालि। ध्यान में रखना इस बात को, ये पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आनंद को माना गया किसका? धर्म का प्रमाण, और उपालि को माना गया विनय का प्रमाण। ठीक है, दो पिटकों की रचना इसमें की गई है, सुत पिटक और विनय पिटक। सुत पिटक में क्या है? धर्म सिद्धांत है। विनय पिटक में क्या है? आचार नियमों के बारे में है। ठीक है, विनय पिटक का प्रमाण किसे माना गया है? उपालि को माना गया है। सुत पिटक में धर्म सिद्धांत और सुत पिटक का प्रमाण किसको माना गया? आनंद को। आनंद व उपालि, आपको मैं बता दूं कि आनंद व उपालि किसके दो प्रमुख शिष्य थे? महात्मा बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य थे, आनंद व उपालि। आपको फिर एक बार बता देता हूं कि आनंद व उपालि किसके प्रमुख शिष्य थे? भाई महात्मा बुद्ध के थे, और आनंद के निवेदन पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश जो है वह प्रवेश की आज्ञा प्रदान की। यह है, आप ध्यान में रखेंगे, किसके? आनंद के निवेदन पर। उनके जो शिष्य थे आनंद जी, उनके निवेदन पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। ठीक है, तो आनंद व उपालि आप लोगों को याद हो गया होगा। अब इन पिटकों को एक और नाम है पंचशतीका। क्या कहते हैं? पंचशतीका भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं भाई? इन्हें पंचशतीका भी कहते हैं। याद हो गए होंगे आपको, इन्हें पंचशतीका भी कहते हैं। एकदम प्लान से अगर जीके को पढ़ा जाए तो याद होता है, प्लान से अगर परोसा जाए तो याद होता है। कई बार हम जाते हैं किसी फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं तो अपने को एक्सपीरियंस जहाँ पर होता है ना कि सब कुछ होता है लेकिन कोई मैनेज कर देता है और कुछ कोई मैनेज नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अपन किसी गेस्ट के पास ही जाते हैं, किसी गेस्ट बन करके जाते हैं किसी के घर पे, तो अपने को नॉर्मल जिसके घर में है, किसी के नमकीन है, बिस्किट है, या फिर कोई बर्फी मिठाई उठाई कुछ भी है, तो अपने को परोस देता है। लेकिन परोसने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कई ये होते हैं कि एक प्लेट में ही नमकीन, बिस्किट और मिठाई उसके ऊपर डाल करके हर कैसे ही आपको पकड़ा देते हैं, और एक व्यक्ति एक घर में जाता है तो उसी नमकीन को अलग, बिस्किट को अलग, मिठाई को अलग आपके सामने पेश करता है। तीसरा व्यक्ति जो है वह नमकीन के चारों ओर बिस्किट डिजाइन करके और मिठाई अलग उसमें प्लेट में रख करके आपको परोसता है। आइटम सबके पास सेम है, परोसने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है, जो बेटर तरीके से परोसे वह बढ़िया मैनेजमेंट है, और सफलता अपने को इस प्रकार से हासिल होती है। तो ये बात जो है ये आपके दिमाग में क्लियर होते हैं। क्या पंचशतीका? पंचशतीका किसे कहते हैं? सुत पिटक व विनय पिटक, इनको क्या कहेंगे अपन? पंचशतीका भी कहते हैं। पंचशतीका कहलाते हैं सुत पिटक विनय पिटक। कठी ठीक। नेक्स्ट है अपन देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगति। कौन सी बौद्ध संगति की चर्चा करेंगे अपन? दूसरी बौद्ध संगति की अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो इसमें पहले ध्यान में रख लेना, वापस रिवाइज हो जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कहां पर हुई? रावी पाक में है तो राजगृह में हुई, सप्तपर्णी गुहा में हुई, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राज अजा महाकश्यप, राज अजा महाकश्यप, राजगृह अजात शत्रु महाकश्यप, राज आजा महाकश्यप, राज आजा महाकश्यप, याद रह जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति से संबंधित पॉइंट्स है राजगृह आजा अजात शत्रु महाकश्यप, राज आजा महाकश्यप, राज आजा महाकश्यप, राजगृह में है अजात शत्रु के शासनकाल में, महाकश्यप की अध्यक्षता में। कहां पर हुई? राजगृह में। कब? 483 में। 483 राज आजा महाकश्यप, याद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति के लिए मैंने बता दिया पॉइंट्स जो है। द्वितीय बौद्ध संगति चौक का इसलिए है, थोड़ी सी वास्तविकता लगती है। चौक में पढ़ाने का मजा है, आनंद ही कुछ अलग है। जो राइटिंग जो है बहुत अच्छी इससे चौक से बैठती है और लगता है कि हम अपने गुरु से ही पढ़ रहे हैं।
ये थोड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसमें थोड़ा माइंड कंप्यूटराइज होने लग जाता है और मशीन के रूप में हम प्रकट होने लग जाते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन देखिए कब हुआ, 383 ईसा में। आप लोगों को याद हो गया होगा, बोलते जाइए। ठीक है, कहां पर हुई? वैशाली में हुई। कहां पर हुई? वैशाली, रावी वैशाली। ठीक है, वैशाली की जगह पता है क्या? वैशाली में कहां पर हुई? ठीक है, चुलबग, वेशा चुल्लू, चुल्लू भर पानी में डूबना जिसको कहेंगे, चुलबग में। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई? अजा का कालाशोक, वैशाली कालाशोक। और किसकी अध्यक्षता में हुई? साबक मीर की अध्यक्षता में हुई, साबक मीर। ठीक है, महासबक मोगली वसुमित्र। ये याद करने की बातें हैं, तो आप लोग सारे पॉइंट्स इसमें आ गए हैं। एक बार देखिए, वेशा काला साबक मीर, वेशा काला साबक मीर भी याद कर सकते हैं, कैसे भी लीनियर भी आप उनको ध्यान में रख सकते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगति की महत्वपूर्ण बात क्या है? द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ? दो संप्रदाय बन गए बौद्ध धर्म के। एक तो कौन सा? स्थविर, और दूसरा थेरवादी। कौन से बने भाई? देखिए, स्थविर को थेरवादी भी कहते हैं, स्थविर या थेरवादी। और दूसरा है महासंघिक, महासंघिक। दूसरा क्या है? महासंघिक। स्थविर या थेरवादी, महासंघिक और सर्वास्तिवादी, महासंघिक और सर्वास्तिवादी। सर्वास्तिवादी, महासंघिक और सर्वास्तिवादी, ये आप ध्यान में रखेंगे। दो द्वितीय बौद्ध संगति में दो संप्रदाय बने। अब दो संप्रदाय हीनयान में महायान नहीं बने, हीनयान में महायान नहीं। ये पहले कौन से? स्थविर या थेरवादी, दूसरा महासंघिक और सर्वास्तिवादी, महासंघिक और सर्वास्तिवादी। याद रखना, ये स्थविर थेरवादी। स्थविर क्या है? स्थाविर स्थिर माइंड के आदमी हैं, ये समझ लो आप। स्थाविर, मैं किसी पे वैसे उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ याद करवाने की बता रहा हूं मैं कि याद कैसे करें। स्थाविर का मुख्य उद्देश्य है, धर्म प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों तो को याद तो होना चाहिए। स्थिरवादी का मतलब होता है दिमाग उनका स्थिर है, यानी कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो उपदेश हैं, उनको एज इट इज, बिना किसी परिवर्तन के अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब महात्मा बुद्ध की जो उपदेश है उनको बिना किसी परिवर्तन के, विनय को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार करने वाले जो भिक्षु हैं वो कहलाए स्थविर या थेरवादी। और महासंघिक जो है वो कौन से कहलाए? जो उसमें कुछ महात्मा बुद्ध के उपदेश को कुछ परिवर्तन के साथ ग्रहण करते हैं, कुछ परिवर्तनों के साथ ग्रहण करते हैं, उनको क्या कहते हैं? महासंघिक कहते हैं। और एक और खास बात यह है, महासंघिकों के बारे में बता चुका हूं पहले, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखें कि महासंघिक जो है वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना करके पूजा करता है। ठीक है, मूर्ति बना करके, मतलब महात्मा बुद्ध जो है उनको, उनकी जो प्रार्थनाएं, उनके उपदेश है, उनकी शिक्षाएं जो है उनमें बिना किसी परिवर्तन के अगर स्वीकार करते हैं वह तो हो गए थेरवादी। और दूसरा पर कुछ परिवर्तनों के साथ उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वह है कौन से हैं? महासंघिक या सर्वास्तिवादी। अब दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कि इनकी अध्यक्षता किसने की? ठीक है, इनकी अध्यक्षता किसने की? तो देखो, एक ने महाकश्यप है और एक महाकच्चा है। महाकच्चा, कच्चा जानते हो? महाकच्चा, ये महाकच्चा है, महाकच्चायान, महाकच्चा है, ये महाकच्चा रहेगा। कोई महाकच्चा रहेगा ना, बेजा बहुत अधिक कच्चा है, महाकच्चा है, इसलिए महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को एज इट इज इसने ग्रहण की है। महाकच्चायान, क्या नाम है? महाकच्चायान। और महासंघिक का जो नेतृत्व किया वह महाकश्यप ने किया। किसने किया? महाकश्यप ने इसका नेतृत्व किया। याद होगी दोनों। अब तीसरी बौद्ध संगति में अपन चलते हैं, जो किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में। देखिए, तीसरी बौद्ध संगति, दो बौद्ध संगतियां और बची हैं, बने रहिए हमारे साथ, बैठे रहिए क्लासरूम में ही और याद करते रहिए एचआर सर के साथ। तो तीसरी बौद्ध संगति जो है, सिर्फ इसके बाद एक और बौद्ध संगति आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप लोग थोड़ा सा लंबी क्लास हो गई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा सारा पॉइंट्स जो है आप लोगों को बताएं, तभी सही लगेगा। अगली क्लास में नहीं ले जा सकते इसको।
तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन आपको मैंने बता दिया कहां पे हुआ, पहली का कहां हुआ, रावे पाक बताया था। तो पाटलिपुत्र मतलब कब हुई तीसरी बौद्ध संगति, 250 या 251 ईस्वी पूर्व में। फिर आप बताएंगे पाटलिपुत्र में, ठीक है, अशोक विहार में, याद रहेगा पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। देखो 3 लिखा हुआ आ रहा है, अशोक के 1 2 और 3, ये अशोक लिखेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे तो 3 पहले लिखेंगे। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई है, अशोक के, ठीक है, ठीक है। और अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता में मैंने आपको बताया था अजाका अशोक का, ये तो हो गया। अध्यक्षता किसने की, भाई अध्यक्षता की है मोगलीपुत्र तीस, तीसरी मोगलीपुत्र तीस, तीसरी मोगलीपुत्र तीस तो मैं बता चुका हूं। अब तीसरी बौद्ध संगति की खास बात क्या है, इसमें तीसरे पिटक का संकलन किया गया। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का एक बार फिर से संकलन किया गया, संग्रहित किया गया। कौन सा है, कौन सा, अधिधम्म पिटक। तो तीसरे पिटक का संकलन, तीसरे पिटक का संकलन, तीसरा पिटक कौन सा है, पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा है अधिधम्म पिटक। क्योंकि इसमें भी तीसरा लिखा हुआ आ रहा है, देखो ये देखो तीसरा पिटक बना रहे हैं तो तीसरा लिखा हुआ आ रहा है, उसका नाम है अधिधम्म पिटक। आप लोगों से पूछ ले तीसरा पिटक कौन सा है, तो तीसरा लिखा हुआ, उसमें 3 लिखा है, स्टार्टिंग में बता देगा, आपको खुद ही बता देगा मैं हूं। पहला तो सुत्त पिटक है, फिर दूसरा विनय पिटक है और तीसरा अधिधम्म पिटक है। इसमें अधिधम्म पिटक का संकलन किया गया, ये आप लोग ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध संगति या अधिधम्म पिटक का संकलन कौन सी बौद्ध संगति में किया गया। तो आंसर क्या जाना चाहिए, तीसरी बौद्ध संगति में अधिधम्म पिटक का संकलन किया गया। और अधिधम्म पिटक जो है इसमें धर्म सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है, ठीक है। धर्म सिद्धांत किसमें है, सुत्त पिटक में, ठीक है। विनय के सिद्धांत किसमें है, आचार नियम किसमें है, विनय पिटक में है, ठीक है। और धर्म सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या किसमें की गई है, अधिधम्म पिटक में। इसमें क्या किया गया, खास बात क्या है, देखो धर्म सिद्धांत या अपन ये कहेंगे कि सुत्त पिटक की दार्शनिक व्याख्या की गई है। सुत्त पिटक की दार्शनिक व्याख्या, सुत्त पिटक की दार्शनिक व्याख्या किसने की गई है, तो आप बताएंगे किसमें की गई है, भाई अधिधम्म पिटक में की गई है, ठीक है। सुत्त पिटक की दार्शनिक व्याख्या किसमें की गई है, तो आंसर आ जाना चाहिए बिना किसी मिस्टेक के, क्या, अधिधम्म पिटक में की गई है। अब और ध्यान में रखेंगे, इसमें तीसरी जो बौद्ध संगति हुई उसमें बौद्ध धर्म में अधिक कठोर नियम और बनाए गए, बौद्ध धर्म में और अधिक कठोर नियम बनाए गए, संघ भेद को रोकने के लिए और अधिक कठोर नियम बनाए गए। और इस बौद्ध संगति के बाद ही अशोक था ना, इसके अशोक के शासनकाल में हुई बौद्ध संगति, यह है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी उस समय, मगध की राजधानी थी, तो वहां पर बौद्ध संगति का आयोजन होता है अशोक विहार में, अशोक राम विहार में। तो वहां पर बौद्ध संगति का आयोजन होता है, डिसीजन लिया जाता है अधिधम्म पिटक के संकलन का। और अधिधम्म पिटक जो है किससे संबंधित है, वह धर्म, इसकी धर्म सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या यह करता है। अधिधम्म पिटक धर्म सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या करता है, ठीक है। अब और अपन चर्चा इसमें बता दूं कि इस संगति के बाद ही बौद्ध धर्म का प्रचार भारत देश से बाहर भी किया गया, अन्य देशों में भी इसका प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया गया, भारत के बाहर भी। और इस संगति में तीसरी बौद्ध संगति जो है उसमें स्थिरवादी या इसको कहेंगे स्थविर या थेरवादियों का प्रभुत्व रहा, ये भी ध्यान में रखेंगे। तीसरी में स्थविर या थेरवादियों के प्रभुत्व में यह बौद्ध संगति का, इस बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। किसके प्रभुत्व में, थेरवादी या स्थावर के प्रभुत्व था। किस, कौन सी संगति में, तीसरी बौद्ध संगति में। दया रखना मतलब याद रखना। नेक्स्ट देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति, जल्दी फ्री कर देंगे अब आपको। चतुर्थ बौद्ध संगति अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगति आप लोगों को बता दी मैंने कि 3-4 बातें, तो 5% तो स्टार्टिंग में बता दिए, कब हुई, प्रथम सदी में हुई भाई,
गुरुजी प्रथम सदी में हुई। कब हुई आप बता देंगे सर, प्रथम सदी में हुई। ठीक है, किसके शासन काल में हुई तो बताइए, रावी किस अजाका अशोक कनिष्क के शासन काल में हुई। किसके शासन काल में हुई? कनिष्क के शासन काल में हुई। कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कुषाण काल में। किस काल से संबंधित है? कुषाण काल से संबंधित है। या किस वंश से संबंधित है? कुषाण काल से संबंधित है। कहां पर हुई? कश्मीर में हुई। कहां पर हुई? कश्मीर में हुई। किस स्थान पर हुई? कुंड वन में हुई या कुंडल वन में हुई। ठीक है, अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की। अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की। उपाध्यक्षता किसने की? तो आप बता देंगे अश्वघोष ने उपाध्यक्षता की। अश्वघोष। ये सारे नाम कितने कितने प्रश्न हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये प्रश्न आप लोगों को तो मैंने बता चुका हूं। रिवाइज इसलिए कर रहा हूं कि मेरा उद्देश्य याद करवाना है। बातें तो सभी लिखी हुई है किताबों में ही, लेकिन याद करेंगे एचआर सर के साथ। कोशिश मेरी याद करवाने की है इसलिए। और फिर मैं ये कह देता हूं कि इसमें बौद्ध संप्रदाय फिर दो, बौद्ध जो है वो फिर दो संप्रदायों में बटे। कौन कौन से? हीनयान व महायान। दो शाखाएं बन गई इसकी भी बौद्ध धर्म की। एक तो हीनयान और दूसरा महायान। इनकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। हीनयान व महायान के अलग से ज्यादा डिटेल्स इसमें नहीं बताएंगे। आप दूसरी क्लास मेरी जो है पिछले वाली क्लास, उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। हीनयान व महायान की दो शाखाएं बनी, हीनयान व महायान। इतना अपन बता सकते हैं इसमें कि हीनयान जो है उसमें स्थावीर भिक्षु शामिल थे, स्थावीर भिक्षु। और महायान में कौन से? महासंगिक। महायान में महासंगिक है। आपको पता है वर्तमान चीन जो है, चीन में महायान धर्म अपने चरम सीमा पर है। महायान बौद्ध धर्म है चाइना में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और यहां पर मैं आप एक और पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं। ये तीसरी बौद्ध संगति थी, वहां पर थेरवादियों का, स्थावीर या थेरवादियों का प्रभुत्व था, यानी कि हीनयानों का प्रभुत्व था तीसरी बौद्ध संगति में। और चतुर्थ बौद्ध संगति में किसका? महासंघियों का प्रतिनिधित्व। महासंघिकों का प्रतिनिधित्व था या प्रभुत्व था। किसका प्रभुत्व था? महासंघिकों का प्रभुत्व था। ये आप लोग ध्यान में रखें, याद करें। एक लास्ट प्रश्न इसी का है कि इनमें इस संगति में, कौन सी संगति में? चतुर्थ बौद्ध संगति में जो तीनों पिटक हैं, त्रिपिटक, इनका नाम रख दिया गया। तीन पिटक बन गए तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। इसलिए नाम क्या हो गया उनका? त्रिपिटक। त्रिपिटक नाम कब रख दिया गया? आप ध्यान में रखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगति में त्रिपिटक नाम रखा गया। और इन त्रिपिटकों पर एक प्रामाणिक भाष्य लिखा गया जिसको कहते हैं विभाषा शास्त्र। ठीक है, एक प्रामाणिक, त्रिपिटकों पर प्रामाणिक भाष्य लिखा। प्रामाणिक भाष्य, प्रामाणिक भाष्य लिखा। क्या नाम था? विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र। त्रिपिटक जो है उसके ऊपर जो प्रामाणिक भाष्य लिखा गया वह, उसका नाम क्या है? विभाषा शास्त्र। यहां लिख देता हूं, विभाषा शास्त्र। ठीक है, विभाषा शास्त्र है, यह प्रामाणिक भाष्य है जो त्रिपिटकों पर लिखा गया। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, किससे संबंधित? बौद्ध संगतियों से संबंधित। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, आप लोगों का कैरियर बना सकते हैं। इसलिए रिवाइज करते रहें, एचआर सर से पढ़ते रहें। यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद।